सियासत में रोजगार सबसे बड़ी बात आजकल इन दिनों यही चर्चा में है और इसकी चर्चा में आने की वजह भी रोजगार ही है। अगर कायदे से देखा जाए तो पिछले दिनों 6 सीटें कांग्रेस के खाते से खाली हुई थी, 3 सीटें आजाद विधायकों के खाते से खाली हुई थी और इस खालीपन को भरने के लिए सियासत में जो बैठे लोग हैं उन्होंने पूरा दमखम लगा दिया। केंद्र सरकार ने भी पूरा दमखम लगा दिया वाया केंद्रीय चुनाव आयोग और धड़ाधड़ इलेक्शन हुए और धड़ाधड़ उनके नतीजे आए और उसके बाद जो चुनाव जीत गए वो तमाम नेताजी सदन में जाकर पहुंच गए। खैर, बात चल रही है रोजगार की और रोजगार हर तरीके से अहम होता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि आम आदमी के लिए जो रोजगार है वो वहम बनकर रह जाता है और नेताओं की जमात के लिए अहम रहता है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। मैं बीते 9 उपचुनावों की बात कर रहा हूं और इन उपचुनावों में देखा जाए तो जो कांग्रेस है वो उतनी ही वैकेंसीज फिर से भरने में एक तरह से कामयाब रही जितनी सी उसे एक तरह से भाजपा की वजह से जो सियासत की अमानत थी उसमें ख़यानत होती हुई नजर आई थी और भाजपा अपनी 3 सीटें बढ़ाने में कामयाब हो गई। तो मसला उठता है कि आखिर रोजगार है क्या। अब अगर हम इन पहलुओं को खंगालें तो बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आएंगी जिसमें ये साफ नजर आएगा कि नेताओं के लिए अपने हित अहम होते हैं, आम जनता के जो हित हैं वो भी उनके लिए ठीक वैसे ही वहम साबित होते हैं जिस तरह से आम आदमी के लिए। अब मौजूदा हालात पर चलते हैं। बीजेपी में एक हल्ला मच गया है कि अब जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है हिमाचल का उसमें कुछ फेरबदल हो सकती है, क्योंकि बीजेपी का जो कैडर है वो ही इतना उतावला हो चुका है या इतना अपना होशो हवास खो चुका है या ये कहें कि इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है कि अब उसे लग रहा है कि आने वाले वक्त में अगर सुधार ना हुआ तो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। और इसके लिए वो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल समेत कुछ और नेताओं पर भी ये उंगलियां उठनी शुरू हो चुकी हैं कि इन लोगों की वजह से ये जो सियासत में घालमेल है वो हुआ और उस घालमेल का नतीजा ये रहा कि भाजपा का अपने कैडर के साथ जो तालमेल है वो नहीं रहा। और दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपनी पूरी 40 सीटें जो थी पहले वो अपनी पूरी कर दी, यानी जहां पर खड़े थे, जहां पर झटका लगा वहीं पर अब कांग्रेस की सरकार जो है वो मजबूती के साथ खड़ी हो गई है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बहुत मजबूत होकर निकल चुके हैं। इसमें कोई दो राय भी नहीं है, क्योंकि इन 9 उपचुनावों से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह कुछ ऐसे अंदरूनी हालात से जूझ रहे थे जिनमें ये साफ नजर आ रहा था कि वह आराम से सरकार नहीं चला पा रहे हैं। कभी उन्हें वीरभद्र खेमे से झटका मिलता रहा, कभी उन्हें किसी और वजह से झटका मिलता रहा। लेकिन इन 9 उपचुनावों के बाद जो सियासत के 9 ग्रह हैं वो तमाम जो हैं अगर उनकी सियासत के लिहाज से गणना की जाए तो वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए फेवरेबल साबित हुए। और अब आलम ये है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो अगली सरकार है वो अगले 3.5 साल बिल्कुल सुरक्षित मोड में नजर आने शुरू हो चुकी है और असुरक्षा का जो माहौल है वो भाजपा के भीतर बन चुका है। अब ये तो हो गई सियासत की बात। अब आता है दूसरी तरफ रोजगार, जो आम आदमी से जुड़ा हुआ रोजगार है। अगर ये तमाम नेता सदन में पहुंचने के लिए, विधानसभा में पहुंचने के लिए पुरजोर कोशिशें करते हैं, पुरजोर मेहनत करते हैं, तो क्या आम युवा जो है वो मेहनत नहीं करता? वो तो किसी सदन की जाने में मेहनत नहीं करता नजर आता, वो सरकार के दफ्तर में बैठने के लिए मेहनत करता हुआ नजर आता है। लेकिन क्या मजाल, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, इन नेताओं ने इन 9 चुनावों में कहीं पर ऐसा जिक्र किया हो जिसमें यह लग रहा हो कि इन्हें बेरोजगारों की जो जमात है उसका भी कहीं फिक्र है। नहीं, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। तो अब सवाल उठना लाजमी है कि 68 लोगों की जो एक क्लास है उसमें वैकेंसीज पूरा करने के लिए तो आप जमीन आसमान एक कर देते हैं, लेकिन जो लाखों की आबादी की एक जमात है उसमें जो युवा मेहनत कर रहे हैं उनका क्या है? अब इस माहौल में एक सुखद बात तो नजर आने शुरू हो गई है कि अब युवा जागृत हो चुका है और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए वो हर उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है जहां पर उसको लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। पिछले दिनों मेरा एक इंटरव्यू जो था वो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ था। तो
उस इंटरव्यू में अंदर मेहमान ये कहिए या फिर कांग्रेस के नेताओं की जमात इतनी थी कि मैं उसमें वो सवाल पूछने भूल गया जिसके लिए युवाओं में एक आग सी दहकी हुई थी कि आज इस पत्रकार ने उप मुख्यमंत्री से ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि आपकी बिटिया को नौकरी मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं। सवाल जायज था। मेरे से भी ये सवाल सोशल मीडिया के जरिए ही पूछा जा रहा है, तो मैं इसमें अपनी गलती मानता हूं और वो चूक मेरे से हुई है, इस चीज से भी इनकार नहीं करता। इसके लिए मैं जो युवा बेरोजगार है मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी भी मांगता हूं कि जो सवाल आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ था मैं उसे नहीं उठा पाया। अब देखिए यहाँ पर युवाओं में कितनी एक तरह की फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ चुकी है। एक फेसबुक यूजर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब वो पत्रकारिता नहीं रही। बिल्कुल सही कहा मेरे भाई ने, क्योंकि अगर मैं भी थोड़ा सा अलर्ट रहता इस मुद्दे पे जो कि हॉट इशू था तो मैं उस पर अलर्ट नहीं रह पाया। तो अब सवाल उठता है, ये एक अलार्मिंग सिग्नल है हमारे मीडिया के लिए भी, हमारे नेताओं के लिए भी, कि अब वो दौर चला गया जब युवा आवाज नहीं उठाते थे। आज की डेट में युवा आवाज उठाने शुरू हो चुका है और बड़े अच्छे तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। जिसको कटघरे में खड़ा करना है उसको कटघरे में खड़ा कर रहा है। पर अब आलम क्या है, एक अन्य वेब चैनल उसका एक लाइव चला हुआ था, मैं उस पर देख रहा था। वहां पर एक जो फेसबुक यूजर थे उन्होंने कहा कि अब या तो आप हमें जहर दे दीजिए या हमारे लिए जो नौकरियों के इम्तिहान हैं उनको शुरू कर दीजिए। देखिए कितना दर्द है उस कमेंट में। शायद नेताओं को ये कमेंट कम्प्लीमेंट नजर आते होंगे कि युवा गिड़गिड़ा रहे हैं, हमारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं। अरे भैया, जरूरत है, हर किसी की ज़रूरत है। अगर बच्चा घर में खाली बैठा हुआ है तो माँ बाप के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता जो है वो उनके चेहरे पर अक्सर नजर आती है। लेकिन चिंता में फर्क होता है, ये बात अब साबित होती हुई नजर आ रही है। अगर नियम, कायदे, कानून चुनावों के लिए हैं तो फिर आम आदमी के लिए क्यों नहीं, क्योंकि रोजगार पर हक तो सभी का है। अब वही बात आ जाती है कि स्वरोजगार की तरफ चलिए। कोई बुरी बात नहीं है स्वरोजगार की तरफ चलना, अच्छी बात है। लेकिन क्या हर परिवार की स्थिति ऐसी है कि वो अपने बच्चे को स्वरोजगार की तरफ ले जा सके? क्या आज की डेट में कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए लाखों की जरूरत है? नहीं होती। क्या फिर चंद हजार से कोई व्यवसाय शुरू हो जाता है? फिर बात आती है कि हमने तो ये योजनाएं जो थी वो तैयार की। अब सवाल उठता है कि क्या सरकारों ने कभी समीक्षा की कि हमने जो योजनाएं बनाई उसको बैंक किस तरह से आगे उसमें उनकी मदद कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक आई वॉश चलता है। और हिमाचल में अगर वो देखा जाए तो बैंक भी गारंटी मांगते हैं, जमीनें मांगते हैं। हिमाचल में आप ये कहते हैं, हिमाचल की मौजूदा सरकार ये कहती है कि हिमाचल का हक जो है वो बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि हिमाचल में जो जंगलात है, जंगल हैं, वो बहुत ज़्यादा है। और हिमाचल जो है वो पूरे देश के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई कुछ इस तरह से देता है कि अगर इसे देश का फेफड़ा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या आपके लिए ऑक्सीजन अहम है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या युवाओं के वो फेफड़े, वो जिगर आपको नजर नहीं आता जिसमें आग लगी हुई है? कारण बहुत सारे हैं लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। भाजपा में भी अब यही चिंतन चलेगा, यही चिंताएं चलेंगी कि ये जो उपचुनावों में भट्टा बैठा है तो उससे कहीं नेतृत्व परिवर्तन ना हो जाए, उसमें कई नेताओं की नौकरी पर आंच ना आ जाए। सियासत की नौकरी है जो कि पक्की नहीं होती। कांग्रेस में देखा जाए तो अब ये इस बात की खुशियां हैं कि अब सरकार जो है वो स्थिर होगी। अच्छी बात है स्थिर होना। छोटे जैसे प्रदेश पे एक साथ 9 उपचुनाव हो जाना कोई अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन इन उपचुनावों में भी क्या हुआ? जो चुनावों के खर्चों का बोझ है वो किसके ऊपर आया? वो आम आदमी के ऊपर आया। लगातार जितनी भी चीजें हैं वो समाप्त हो रही हैं। एक वर्ग ये कह रहा है कि ये जो मुफ्त की सुविधाएं हैं ये बंद होनी चाहिए, तर्क उनका भी सही है। लेकिन अब बात वही आ गई कि आम आदमी के लिए क्या हुआ? फिर क्यों ऐसे वायदे किए? 125 यूनिट बिजली का ताजा जो किस्सा है उसके ऊपर कांग्रेस ने क्या कहा था कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। तो क्या इसे भी वही जुमला माना जाए जिस तरह से 15 लाख रुपए का था? मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी बात कही थी कि हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। फिर सवाल तो यही उठता है कि आखिर
आम आदमी का दोष क्या है? अब क्या कांग्रेस इस बात का जवाब देगी कि आपने 125 से बढ़ाकर 300 यूनिट फ्री देने का वायदा किया था? मुकरने की आदत, किसी भी चीज में एक तरह से ये कहें कि पलटी मारने की आदत कहां तक से ही है। या तो आप ऐसे वायदे ना कीजिए, वायदे किए तो फिर निभाइए। फिर ये ना कहिएगा कि हम बिजली उत्पादक प्रदेश हैं। जब उस उत्पादन का फायदा आम आदमी को ना मिले तो उसका क्या फायदा। लेकिन खैर छोड़िए, ये सब सियासत की चीजें हैं, सियासत के लिहाज से चलेंगी। कोई कहेगा कि आर्थिकी को मजबूत करना है तो ये तमाम सुविधाएं बंद करनी होंगी। तो क्या ये सवाल अहम नहीं है कि जो युवा हैं जिन्हें रोजगार मिलेगा, जिन्हें सरकारी क्षेत्र में रोजगार करने का मौका मिलेगा, क्या वो अपने परिवार की आर्थिकी मजबूत करने के लिए उसके हकदार नहीं है? उसके हक पर डाका कौन डाल रहा है या उसके हक पर प्रतिबंध कौन लगा रहा है? सवाल बहुत सारे हैं। तो जवाबदेही अब तय होने शुरू हो चुकी है और मैं युवाओं का इसके लिए धन्यवाद करूंगा कि कम से कम वो अपनी आवाज उठाने शुरू हो चुके हैं, बोलने शुरू हो चुके हैं। और अब सियासत वालों को भी तोड़ना होगा खुद अपना वजूद, अपना वजन, वो भी देखना होगा कि अगर ऐसी ही चीजें चलती रहीं, रोजगार पर अगर इसी तरह के हालात रहेंगे तो फिर आम आदमी की हालत क्या होगी। बच्चे कितने डिप्रेशन में हैं। अगर मैं ये कहूं कि आज की डेट में युवाओं की ही अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश कहीं ना कहीं डिप्रेशन प्रदेश बनकर रह चुका है, तो ये भी गलत नहीं होगा। और इस डिप्रेशन के लिए जो जिम्मेदार हैं वो लोग कौन हैं? क्यों आवाज बुलंद नहीं होती उन चीजों के ऊपर? तो अब सबको अपनी जो सीमाएं हैं उनको भी देखना होगा। अब ऐसा ना हो कि कहीं सीमाओं के टूटने की नौबत आ जाए, क्योंकि ये भी एक सत्य है, पिछली बार जब चुनाव हुए, आम विधानसभा चुनाव हुए, तो उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का एक बयान बहुत चला था कि जिस किसी को पेंशन चाहिए वो चुनाव लड़ ले। और ये बयान भाजपा के लिए बहुत महंगा भी पड़ा था। और इस बयान के चलते जब नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए तो भाजपा की ट्रोलिंग हुई थी इस मसले पे कि आपने ही कहा था कि जिन्हें पेंशन चाहिए वो चुनाव लड़ लें। अब इस तरह के उल्हाने, इस तरह के ताने कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? अपनी सहूलियत के लिए सारी चीजें हो जाती हैं। आज खर्चों में कटौती की बात हो रही है, बताएं जरा कि मंत्रियों के इसमें कितने, जो उनके भत्ते हैं उसमें कितनी कटौती दर्ज हुई? जो एक बड़ी फौज जो है वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की खड़ी कर दी गई है, उसमें क्या कोई कटौती हुई? क्या कुछ ऐसा किया गया जिसमें यह लगे कि आज फला मंत्री जी बस में देखे गए, उन्होंने बस में बैठकर लोगों की बातें भी सुनी, और ये भी एक सपना ही रह जाएगा कि फला मंत्री जी ने गाड़ी छोड़ दी, फला मंत्री जी जो एक आला कोठी में रहते थे वो एक फ्लैट में चले गए। क्योंकि जो वोट देते हैं वो लोग फ्लैट्स में ही रहते हैं, वो छोटे छोटे घरों में ही रहते हैं। तो उदाहरण पेश करना होगा कि हम ऐसे हैं, पर ऐसा उदाहरण पेश होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खैर, मैंने डिप्रेशन प्रदेश की बात कही और अब इंप्रेशन प्रदेश ये बनता हुआ नजर आ चुका है। कांग्रेस अपना इंप्रेशन छोड़ रही है, बीजेपी अपना इंप्रेशन छोड़ रही है, और डिप्रेशन में कौन है? हम, आप सभी। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।